सत्र, हंगामा और सवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, आगाज भी हंगामेदार। जब आगाज हंगामेदार है तो इसका अंजाम क्या होगा? 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलना है। सरकार कई विधेयक इस सत्र में लेकर आएगी। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के तेवर पहले दिन ही दिख गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पीएम सहित 33 नेता अलग अलग दलों के उसमें शामिल हुए थे। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष के जरिए वो तमाम सारी चीजें सदन की कार्यवाही में उसको बल मिलता है, मजबूती मिलती है, बशर्ते सार गर्भित मुद्दों को उठाया जाए, जनता से जुड़ी बातों को फ्लोर पर लाया जाए। लेकिन पहले दिन जो हंगामा बरपा उसके आखिर मायने क्या है? क्या कोरोना काल के समय हमने देखा कि किस तरह से सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। अब थोड़ा नियंत्रण है तो क्या वाकई जनता की आवाज़, जनता से जुड़े मुद्दे, तमाम सारे विधेयक अपना आकार ले पाएंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन पहला दिन जैसा रहा उस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के बाद संसद रुक रुक कर चलती रही। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी मंत्रियों का परिचय भी नहीं करवा पाए। तो पीएम मोदी ने कहा है कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद दलित भाई, आदिवासी, किसान परिवार से हैं। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। उदित राज ने सोमवार को ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी जी सदन में सहानुभूति बटोर रहे हैं कि बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी मंत्री बने हैं और विपक्ष उनका परिचय नहीं करने दे रहा है। मोदी जी आरक्षण खत्म आपने किया और शिक्षा महंगी और अब प्रेम दिखा रहे हैं। वहीं जासूसी कांड की भी गूंज सुनाई दी, जिसे संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. मोदी सरकार ने मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये बैठक शाम 6 बजे होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में सरकार सभी सवालों के जवाब देगी। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें कई विधेयकों को पारित कराना सरकार के एजेंडे में है। वहीं विपक्ष कोविड-19 की दूसरी लहर, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, किसान आंदोलन आदि को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
तो संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन हंगामा, शोर शराबा और बीच बीच में सदन की कार्यवाही में रुकावट। कैसे चलेगा ये सत्र 13 अगस्त तक? आज इसी से जुड़े तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे उनके साथ में। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार रहे विधायक, और सबसे बड़ी बात ये है कि सदन की कार्यवाही को बेहतर तरीके से जानने वाले शंकरलाल तिवारी साहब हमारे साथ। शंकरलाल तिवारी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। योगेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूँ। शंकरलाल जी, जिस तरह से संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई है, पहले ही दिन हंगामा, रुकावट, गतिरोध, लेकिन यह भी सही है कि कोविड के बाद संसद का सत्र आहूत किया गया है और लंबे समय से, चूंकि सदन के लिए कहते हैं कि एक ऐसा मंदिर जो जनता से जुड़े मुद्दे जहां पर उठते हैं, उनकी बातें होती हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम होता है। लेकिन पहले ही दिन हंगामा, किस रूप में देखते हैं इस पहले दिन को? मैं सोचता हूँ आज के दिन अपना चेहरा संसद के अंदर जो उन्होंने प्रस्तुत किया है वो सबके सामने, देश की जनता के सामने भी है, और इस पर मीडिया और अन्य राजनीतिक विश्लेषक चर्चा भी करेंगे। पर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आज विपक्ष ने अवसर खोया, एक दिन पार्लियामेंट का, और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाए, सिर्फ शोर शराबे की भेंट चढ़ जाए और उसका जो लाभ लेने थे। और मुझे लगता है कि आगे भी विपक्ष, हालांकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में सभी बातों का विचार करके चर्चा होने वाली है। हो सकता है उसके बाद विपक्ष कुछ तर्कयुक्त मुद्दों को लेकर के संसद के समय का, देश की जनता के हितों को ध्यान में रख करके करे, और मुझे ऐसा लगता नहीं। जो आज उनके तेवर थे और जिस तेवर की जरूरत है, ये तेवर उनके पास इसलिए है, ये उनकी मजबूरी है। एक तो सुर्खियों में बने रहने की, दूसरा किस बुरी तरीके से वो हताशा के, निराशा के शिकार हैं और उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। वो निरंतर अपनी राजनीतिक दल को संगठनात्मक रूप से खत्म होते, कमजोर होते, तमाम चुनावों को हारते हुए देख रहे हैं। वहीं उनके सामने मोदी जी के खिलाफ सिर्फ भाषणबाजी या ट्वीट करने के अलावा और कोई, न मोदी जी के विरुद्ध, न मोदी जी के मंत्रिमंडल के विरुद्ध कोई तर्कयुक्त विषय वो लेकर के आज तक ले नहीं पाए। अगर कभी कुछ लाए तो उनका उद्देश्य रहा है सांप्रदायिक दूरी बढ़ाना, सांप्रदायिक लोगों को वही पुरानी रट बरगलाने वाली और कुछ जबरदस्ती की बातें करके, और सरकार को वैक्सीन तक जैसे मामलों में सरकार के विरुद्ध प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके, लॉकडाउन लगाया तो क्यों लगाया, और लॉकडाउन अगर खोला है तो क्यों खोला, वैक्सीन क्यों बनाई, वैक्सीन नकली है कि असली है, इस तरह की बातों के अलावा और कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। जन सेवा का एक बहुत बड़ा अवसर, जिसे देश के तमाम नागरिकों ने अपना तन मन लगा करके चुकाया। सरकार ने भी तमाम प्रकार के प्रयास किए और इतनी बड़ी लड़ाई से सरकार और देश की जनता लड़ते हुए आगे आई, और किसी तरह कोरोना अभी कुछ कम हुआ था, कम है। चलिए सबके बीच, चलिए शंकरलाल जी, दोबारा आता हूँ। जी बोलिए शंकरलाल तब तक उन्होंने कुछ किया नहीं जी। और आज अब संसद में हंगामा, जब कोई विषय नहीं होता है, जब कोई सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं होती है, तो मैं सोचता हूँ कि विपक्ष यही हरकतें करता है। और विपक्ष की आज की हरकत, मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े लोकतंत्र में, जैसा कि आपने कहा है कि वो
मंदिर है और वहाँ से जनता की सेवा का काम, जनता के कल्याण के निर्णय होते हैं, उसको कहीं न कहीं पुनः इस देश के लोकतंत्र को जो कांग्रेस की और विपक्ष की परंपरा रही, उनने कभी परवाह नहीं की। चलिए मैं शंकर लाल जी दोबारा आता हूँ, दोबारा आपके पास में आता हूँ। योगेश जी हमारे साथ में हैं। योगेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से शंकर लाल तिवारी साहब कह रहे हैं कि कोई विषय नहीं है जो फ्लोर पर आए, या फिर जिस दिन पहला दिन गुजरा, हालांकि कोई लंबा सत्र नहीं है, 13 अगस्त तक ही चलना है, पहला दिन उसमें चला गया, महत्वपूर्ण सदन की कार्यवाही होती है, सीधे जनता से जुड़े मुद्दे, पहले दिन को किस रूप में देखते हैं? आखिर क्या ऐसी वजह रही है कि पहला दिन सुचारू रूप से नहीं चल पाया? देखिए, जिस तरीके से देश अपना गर्त में गया है जी, और मध्य प्रदेश और सारी संपूर्ण देश की जो स्थितियां निर्मित हुई है, वो एक भारत के प्रजातंत्र के इतिहास की एक दुर्भाग्यशाली घटना हुई है कि एनडीए सरकार के जो शासनाधीन है, जिसके अधीन शासन चल रहा है, आप देखें जो देश की कभी कल्पना नहीं थी, उसने भयावह संकट के दौर से इस देश को पहुंचा दिया। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे कोविड वैक्सीनेशन का मामला हो, देश कहाँ जा रहा है? तो प्रजातंत्र में यदि प्रतिपक्ष विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करके कुछ क्वेश्चन करता है, कोई प्रश्न करता है और उसका जवाब देने में प्रधानमंत्री जी असक्षम है, तो ये स्वाभाविक है इस बात में कि हंगामा मचेगा। आप बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, खेत की हम आपसे बात कर रहे हैं, भूख की हम आपसे बात कर रहे हैं, प्यास की, हम वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है संपूर्ण देश में उसकी बात कर रहे हैं। आप अपने मन की बात और अपने विषय अंतर्गत बातें, आप दूसरी बातें की जा रहे हैं। आपकी बात और हमारी बात में अंतर है, तो निश्चय ये स्वाभाविक था कि हंगामा। संसद में वो प्रजातंत्र का मंदिर है, प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज बनकर एक सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, 20-20 लाख से 30-30 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वो अपना स्वर को वहां पर बोलता है तो ये आवाज सिर्फ सांसद की आवाज नहीं होती है, ये जनता की आवाज होती है, आम जनता की। आज देश जिस भुखमरी और भयावह संकेत से, चाहे डीजल के भाव हो, चाहे पेट्रोल के भाव हो, चाहे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी या घटती हुई जीडीपी की बात हो, तो इन बातों को करना क्या प्रजातंत्र में जरूरी नहीं है? क्या प्रतिपक्ष मौन धारण कर ले या विपक्ष की भूमिका चुप हो जाए ताकि ये मनमानी करते रहे, उन्माद हाथी की तरह इधर से उधर करते रहे? प्रजातंत्र में हर प्रतिपक्ष और हर विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो जनादेश का पालन करते हुए जनता की आवाज बने, और ये बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी जवाब कम दे रहे थे और बार बार विपक्ष को ये कह रहे थे कि अब चुप हो जाइए, चुप, मतलब वो अपनी बात तो कह ही नहीं पा रहे थे, वो इस बात पर ज्यादा निशाना कर रहे थे कि हमें प्रतिपक्ष परेशान कर रहा है। अरे भाई, आपके पास माइक था, आप अपनी बात को माइक पर कहते, आवाज से म्यूट कर दी गई थी, उसके बाद अपनी बात ही नहीं, क्योंकि आपके पास अब बात कहने के लिए बात ही नहीं रहे, तथ्यात्मक मुद्दे नहीं रहे, देश के बारे में आपकी खोखली घोषणाएं सिद्ध हो रही है। देश 2014 के बाद लगातार रसातल में आता जा रहा है। ये एक भयानक स्थिति है और ये विपक्ष जितना कार्य कर रहा है वो चलिए इसके आगे का सवाल लूंगा आपसे इसके बाद। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, पहले दिन की सदन की कार्यवाही किस रूप में इसे देखेंगे? क्योंकि तेवर पहले ही दिन दिख गए, ये पहले दिन ही अनुमान लग गया कि जो सत्र है मानसून सत्र, बहुत कम संभावना है कि ये बेहतर तरीके से संचालित हो पाएगा। किस रूप में देखते हैं ये पहला दिन आप? राजेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। समाज के चुने हुए, चाहे विधानसभा में हो चाहे हो जी, इनका पूरा समय जनता के मुद्दों को उठाने में जाता, लेकिन सत्ता पक्ष लड़ाई के बीच जनता के तमाम मुद्दों का पहला दिन था। और उसकी बात है दबाने की कोशिश करता है। तारीख में विपक्ष के पास तो बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि अभी किसान आंदोलन, तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा इस बात की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी,
इस बात की कोशिश करता है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कि सत्ता पक्ष के पास बहुत भारी बहुमत है और इसलिए विपक्ष की आवाज ज्यादा तेजी से नहीं सुनाई पड़ती, होना चाहिए। बात अलग है कि विपक्ष बहुत से दल है, लेकिन उनमें एकता का अभाव है और इसलिए अलग अलग स्तर पे अपने अपने स्तर पे आवाज उठाते हैं, इसलिए उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने कल बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें इस बात का आश्वासन भी दिया था कि हम लोगों को सबसे बेहतर ढंग से सबको चलाना चाहिए। ओम बिरला जी ने भी कहा कि जो की आते हैं उनको सुना जाएगा, उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा बहस करने के लिए। लेकिन आज जो कुछ भी हो, मुझे लगता नहीं कि ये सदन बहुत ज्यादा दिनों तक तरीके से चल जाएगा, क्योंकि वॉकआउट की स्थिति बनती है, हल्ला हंगामा भी होता है और लोकसभा अध्यक्ष को मजबूर होकर लोकसभा का स्थगित करना पड़ता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो होता है आम आदमी का, वो जनता का, जिसने अपना प्रतिनिधि विधानसभा में लोकसभा में भेजा है, उसको लगता है कि हमारी जो समस्याएं, हमारी जो आवाज है वो संसद में सुनाई देगी और जो सरकार उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अमूमन हर बार ऐसा ही हमने देखा है कि या तो सदन कुछ समय चलने के बाद ये स्थगित हो जाता है। ऐसे भी अभी आप देखेंगे कोरोना के कारण सदन नहीं चल पाए थे, जरूर ये कहा जा रहा है कि सारे लोगों को। देखिए चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, फिर बुला रहे हैं, तो क्या इसमें क्या कुछ तय नहीं होता कुछ कि भाई चलिए ठीक है, सरकार अपने स्तर पर आपके जो सवाल है वो सुनेगी या फिर विपक्ष अपनी बात को रखे रहे, तो फिर इस तरह की सर्वदलीय बैठक का औचित्य क्या रह जाता है? नहीं, देखिए कोई औचित्य नहीं, इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं, एक औपचारिकता है कि हमने सबको बुला लिया, सबको बोल दिया कि भाई अपन अच्छे से सदन चलाना है। लेकिन सदन में जो स्थिति बनती है, जब आप किसी की बात नहीं सुनोगे, किसी को बात मुद्दा उठाने नहीं दोगे, सत्ता पक्ष हावी हो जाएगा या विपक्ष हावी हो जाएगा, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो ये इस तरह की जो बैठकें होती है तो हर बार होती है, पहली बार तो हो नहीं रही, ये तो हर बार जब संसद शुरू होती है तब प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक बनती है, उसमें सारे दलों के नेता जाते हैं और इस बात का आश्वासन करते हैं कि नहीं हम जो कुछ भी होगा सदन को तरीके से चलने। लेकिन दूसरे दिन जिस दिन सदन शुरू होता है उस दिन वहाँ जो स्थितियां बनती हैं उससे हंगामा बिल्कुल, जब सदन संचालित होता है तो फिर स्थितियां बिल्कुल भिन्न होती हैं। मैं सीधे शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकर लाल जी, क्या चूंकि सरकार को भी एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है, सदन बेहतर तरीके से चले, तो ऐसे में विपक्ष की जो बातें हैं उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, फिर उस पर प्रतिक्रिया हो। लेकिन इस तरह से जब दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आपकी बात वाजिब है, पर यह भी सच है कि जितना सदन को चलाने की जवाबदारी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही जवाबदारी विपक्ष की भी है। विपक्ष की स्थिति ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही, इसके पहले भी पार्लियामेंट के अंदर तमाम विपक्षी नेता रहे और उस समय कारगर तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी हाउस में खड़े होते किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो उनके 1.5 2 घंटे के धारा प्रवाह भाषण है और लोगों ने उसे सुना है। आज इस बात का गौरव मान रहा है विपक्ष की, हमने प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने नहीं दिया। जिस लोकतंत्र के मंदिर में, जिस देश में लोकतंत्र से चुने हुए प्रधानमंत्री को विपक्ष बिना किसी वजह शुरुआत से ही तय करके आए घर से कि हमको उनकी बात ही नहीं सुनना देना है, हमको उनकी बात ही नहीं सुनना है, तो फिर सार्थक जवाब का सवाल नहीं उठता। इसी लोकसभा के अंदर मैंने आपको निवेदन किया कि अटल जी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे, अन्य लोग प्रधानमंत्री रहे, उनके 2 2.5 घंटे के एक विषय में भाषण है और उसको विपक्ष ने भी सुना है। एनजी गोरे, मदलिमय, मदंडवते, सुषमा स्वराज, माननीय लाल कृष्णवानी, पर आज ऐसे वक्ताओं का विपक्ष में टोटा है। आज ऐसे तर्क ला करके हम मीडिया में जरूर कहते हैं बंधु, आप लोग किस मत से सरकार को घेरेंगे जब हम कोई स्टडी, कोई मेहनत करके जा नहीं रहे। हमको सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे और छवि को ही हानि पहुंचा करके और अपनी पार्टी का
काम का इतिश्री मान लेना, जनता के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर समय का उपयोग सड़कों में आने का, नारे लगाने का, जन आंदोलन करने का काम विपक्ष का, उसके लिए तमाम अवसर है। वो तो विपक्ष कर नहीं पा रहा, देश की कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है। पर पार्लियामेंट तो चर्चा के लिए है ना, और वहाँ नियम और परंपराओं से विषय कोई भी लाया जा सकता है। तो खुली किताब की तरह है नियम। आप ध्यानाकर्षण ला सकते हो, स्थगन ला सकते हो, प्रश्न लगा सकते हो, और उसका सरकार को उत्तर देना पड़ेगा। चलिए शंकर लाल जी, तमाम हथियार विपक्ष के पास में भी हैं, तमाम हथियार कर नहीं पा रहा है जी। वो सिर्फ हंगामा करके। चलिए मैं योगेश जी के पास में आता हूँ, सीधे योगेश जी के पास में आता हूँ। योगेश जी जिस तरह से बिल्कुल ये सही है, और विपक्ष की अगर सरकार की जितनी भूमिका है, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है। आपके पास तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात कर लें, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल की बात कर लें, तमाम सारे बेरोजगारी, जो विपक्ष मुद्दे लगातार उठा रहा है। लेकिन अगर इस तरह से सदन की कार्रवाई संचालित होगी तो फिर विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो फ्लोर पर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में नहीं लगता कि विपक्ष को भी एक बेहतर तरीके से अपने मुद्दों को सदन के फ्लोर पर वो लाए और कहीं ना कहीं वो नोटिस हो सदन की कार्यवाही में? देखिए, हो यही रहा है ना कि प्रजातंत्र की तो हत्या हो रही है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उसको सड़क पर भी उसका गला घोटा जा रहा है और संसद के अंदर भी आवाज को दबाया जा रहा है। जब एक गंभीर सरकार चुनकर आ जाती है, पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आ जाती है, हम मानते हैं कि विपक्ष अभी अल्प संख्या में है, कम संख्या में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि विपक्ष ने अपनी तेजस्विता या अपना विचार या अपना नियोजन खो दिया है। विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है। शंकर लाल जी तिवारी कह रहे थे अभी, पुराने उदाहरण दे रहे थे कि प्रतिपक्ष ने 1 घंटे बोला, 1.5 घंटे बोला, हम इतने हमारे नेताओं ने बोलते थे। तो उस समय हमारी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम प्रतिपक्ष का सम्मान करते थे, हम उनको समय देते थे, हम उनको पूरा बोलने का मौका। आजकल तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। क्या मुद्दे और तेजस्वी नेता नहीं है क्या? प्रखर वक्ता बैठे हुए हैं वहां पर संसद में। लेकिन आज आप संसद में आप कोई मुद्दा रखिए, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, चीख चिल्लाहट बजाई जाएगी। सत्तारूढ़ दल के सदस्य जो सर्वाधिक संख्या में है, और ये सैकड़े से भी कम है प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के सांसद, उनको दबाया जा रहा है। यही हालत सड़क पर हो रही है। आजकल प्रजातंत्र के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो रही है कि प्रजातंत्र को ही नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और ये जो घटना हुई है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे थे अभी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सत्तारूढ़ का भी ये कर्तव्य होता है कि प्रतिपक्ष को सुनने का संपूर्ण मौका दिया जाना चाहिए। अब संपूर्ण मौका दिया जाने के लिए तो प्रतिपक्ष की भूमिकाओं के बजाय तो प्रधानमंत्री अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं, अपनी बात कहने लग जाते हैं, अपना वो करने। जबकि आप यथार्थ के धरातल पे देख रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन का मसला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भुखमरी का हो, सब में देश फिसड्डी होता जा रहा है। और प्रतिपक्ष अपनी बात कहता है तो चुप रहो, आप हंगामा खड़ा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। क्या हंगामा खड़ा करेंगे साहब कांग्रेस के 50-60 लोग या प्रतिपक्ष के जितने भी यूपीए सरकार के, यूपीए के टोटल मिले सांसद? लेकिन आप इतने बहुमत में तो आप दबाने की कोशिश करते हैं। आप वहां पर एक तरीके से आवाज। लेकिन शंकर लाल जी तिवारी साहब कह रहे हैं कि आप पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें चलने ही नहीं देना है सदन। आप कैसी बात करते हो? हम हमारी मुद्दे की बात करना चाहते हैं, आप क्या चलना है? आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए। वैक्सीनेशन के मामले में देश में वापस की स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही? वैक्सीनेशन धीमा क्यों हुआ? क्यों निर्यात किया गया? क्यों अनुदान किया गया? क्यों देश को 4 चुनाव के अंतर्गत होकर देश के अंदर दूसरी लहर एनडीए सरकार के कारण आई, प्रधानमंत्री के कारण? क्यों देश का जीडीपी घटती जा रही है? इन बातों का ये तो हम सड़क पर भी चीख रहे हैं और संसद में भी चीखेंगे। इनकी बात का जवाब है क्या? इसलिए मुद्दा बनाते साहब आप हंगामा कर रहे हैं। दे दीजिए, चलिए आप कल प्रधानमंत्री जी की बैठक है ना, आप सर्वदलीय बैठक बुलवा के हमें तय कर दीजिए कि कांग्रेस को आप 3 घंटे देंगे, समाजवादी पार्टी को 1.5 घंटा देंगे, बीएसपी को इतना देंगे। जिसके जो सांसद है आप उस हिसाब से तय कर दीजिए, हमें बोलने का मौका दीजिए। चलिए हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी बात को कहने का मौका कहाँ दे रहे हैं? आप तो विपक्ष। चलिए चेतन भट्ट साहब के पास में। चेतन जी, जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष कमजोर है, यानी कि संख्या बल देखे तो कम है, क्या इसका भी असर इस तरह सदन की कार्यवाही के संचालन में? निश्चित तौर पर पड़ता है। लोकतंत्र में जो में होता है वो सत्ता में होता है, अधीन होता है। कांग्रेस ने वर्षों तक सत्ता में
अपनी भागीदारी निभाई है। उस जमाने में बीजेपी इस तरह का हंगामा करती थी, कुछ नई बात तो है नहीं। जो भी विपक्ष में होता है वो हंगामा करता है, सदन के बाहर घेरते थे, सब कुछ करते थे। आप देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती थी तो गैस का सिलेंडर गाड़ी और साइकिल और स्कूटरों में नेता निकलते थे। आज अगर वही मुद्दे विपक्ष उठा रहा है तो जनता परेशान है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। 112 रुपए लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है तो आम आदमी उस पेट्रोल को जब भरवाता है तो खून के आंसू होता है। तो इन तमाम चीजों को अगर विपक्ष उठा रहा है तो उनका वास्तविक में क्या कारण है, उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, ये सत्ता पक्ष को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा सत्ता पक्ष को विनम्रता भी होना चाहिए। अभी आपसे मैं देख रहा था आपके इसमें वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चूंकि ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं, किसान जो नहीं तो आ रहा है कि वो उनका परिचय तक नहीं, तो इस तरह की व्यंग्यात्मक अगर आप बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें हंगामा होगा। अगर कोई भी आपने मंत्री बनाया तो ये तो आपका अधिकार है, तौर पे आप किसी कोई मंत्री बना सकते हो, उसमें विपक्ष क्या कर सकते हैं? क्या भट्ट साहब जिस तरह तमाम सारी चीजें राजनीति और सियासत में बदली हैं, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आजकल होते हैं, जैसे शंकर लाल तिवारी साहब उदाहरण दे रहे थे, काफी बेहतर उदाहरण दे रहे थे कि इंदिरा जी के समय जब सदन का संचालन होता था या अटल बिहारी वाजपेयी के समय सदन का संचालन होता था। हमने भी अगर भोपाल में जितनी विधानसभा की कार्यवाही देखी है, 50-50, 45-45 दिन का सत्र, जिस तरह से बजट सत्र की बात करें, बेहतर तरीके से चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उसका संचालन हुआ करता। अब जिस तरह से राजनीति और सियासत है कि एग्रेसिवनेस आई है, उसी का असर सदन की कार्यवाही में बिल्कुल आई है। एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव है जी। आपका मनभेद मतभेद दोनों है। आप विपक्ष जो है वो सरकार के प्रति घृणा का भाव रखता है और सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के प्रति घृणा का भाव रखता है। पहले राजनीति में ऐसा नहीं होता था। हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी देखा है, सुना है, उनमें आपस में इस तरह के विवाद, ठीक है आप विपक्ष में हो, सत्ता में हो, कोई हो, अलग बात, लेकिन आपसी प्रेम जो था वो बना रहता था। लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि जो सत्ता और पक्ष और विपक्ष के बीच में एक दीवार सी खिंच गई और उस दीवार के कारण जो जनता के काम है, जो जनता की समस्याएं हैं, जिनको हल करना दोनों ही पक्षों की एक जिम्मेदारी है, वो नहीं हो पा रही। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी चूंकि ज्यादा होती, क्योंकि वो सत्ता में है, इसके सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। तो उसको भी कहीं ना कहीं इस तरह का एक व्यवहार अपने विपक्ष के लोगों के साथ रखना। बिल्कुल बिल्कुल चेतन भट्ट साहब काफी अहम बात कर रहे हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, दूसरी तरफ विपक्ष को भी ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सत्र होता है, कोई भी सत्र हो, तमाम सारा पैसा उसमें खर्च होता है सदन की संचालन में। फिर इस तरह से जनता की जो आवाज़ है, जो जनता की बात है, अगर फ्लोर पर नहीं आएगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। उम्मीद करेंगे, महत्वपूर्ण सत्र है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से देश ने जो मंजर देखा, किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, परिचितों को खोया, और जो कुछ जिस हालत से देश निकल रहा है, और फिर ऐसे में अगर जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं वो और अहम हो जाते हैं सदन की कार्यवाही में। उम्मीद की जाना चाहिए 13 अगस्त तक चलने वाला ये सत्र कुछ सारगर्भित चर्चा के लिए जाना जाएगा, लेकिन जिस तरह का पहला दिन रहा है उससे उम्मीद पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सत्र कैसा रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब आपका, योगेश यादव जी आपका और चेतन भट्ट साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज पहले दिन हो चुकी है। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, 13 अगस्त तक चलना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या इस सर्वदलीय बैठक में कुछ ऐसा होगा जिससे यह सहमति बन सके कि नहीं, विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार अपनी बात रखे और सदन की जो कार्यवाही वो बेहतर तरीके से संचालित हो सके। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को फ्लोर पर ला सके, क्योंकि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में इससे बड़ा मंद